हरियाणा में ब्लैक फंगस ने बढ़ाई टेंशन। प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक 340 केस, सिर्फ गुरुग्राम में ही ब्लैक फंगस के 156 मामले। ब्लैक फंगस के कहर के बीच पानीपत के सरकारी अस्पताल में शुरू हुई एएनटी ओपीडी। पहले ही दिन सामने आए 4 मरीज, चारों मरीजों को खानपुर पीजीआई किया रेफर। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का सरकार पर बड़ा आरोप। भावांतर योजना पर उठाए सवाल, कहा सरकार किसानों की कर रही है अनदेखी। पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की अगली रणनीति की तैयारी। राज्यपाल बोले दिल्ली मोर्चे को और करेंगे मजबूत। 26 को देश भर में होगा प्रदर्शन। किसानों के हक में आप नेता भगवंत मान ने भी पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए किसानों का निमंत्रण करे कबूल। पंजाब कांग्रेस की खाना जंगी के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का कैप्टन को बड़ा चैलेंज, कहा हमेशा पंजाब को रही मेरी तरजीह, हाईकमान ने दखल दी, इंतजार करो। आईजी के आरोपों पर हरियाणा के डीजीपी का बयान। न्यूज 18 पर बोले हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव, मामला कोर्ट में लंबित, मुझे कोर्ट की कार्रवाई पर भरोसा। करनाल में घर के विवाद को लेकर हंगामा, दोनों पक्षों ने जमकर काटा बवाल। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे के घर के सामने फेंका सामान। करनाल केंद्रीय में खत्म हुई कोरोना वैक्सीन, 3 दिन बीतने के बाद भी नहीं आई वैक्सीन, लोगों में भारी रोष। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज किसानों की एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। सरकार की भावांतर योजना पर चडूनी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, ऐसा आरोप गुरनाम सिंह चडूनी के किसान नेता की तरफ से लगाए गए हैं। सब्जी उगाने वाले किसानों को हो रहा है घाटा, तो गुरनाम सिंह चडूनी ने कई तरीके के आरोप सरकार पर लगाए हैं। भावांतर योजना को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का सरकार पर बड़ा आरोप सामने आया है। हरियाणा सरकार के भावांतर योजना पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और सरकार की अनदेखी की वजह से सब्जी उगाने वाले किसानों को घाटा हो रहा है। तो एक बार फिर से चडूनी की तरफ से सरकार पर सवाल उठाए गए। लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट औंधे मुंह गिरे हैं और कई किसानों को सब्जी खेत में जोतनी पड़ रही है या तोड़ के सड़क में फेंकनी पड़ रही है। उसका तुड़ाई का खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। तो वैसे तो सरकार ने भावांतर योजना शुरू की हुई है, लेकिन वो भी आने बहाने से उसके पैसे दिए नहीं जाते या साल बाद दिए जाते हैं और किसान इस वक्त सब्जी का किसान बर्बादी के कगार पर है। हमारी मांग है सरकार से कि 40,000 रुपया पर एकड़ सब्जी वाले किसानों को दिया जाना चाहिए। ये सरकार की वजह से किसानों को लॉस हो रहा है और सब्जी का किसान बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। इसलिए सरकार तुरंत ध्यान दे और किसानों को 40,000 रुपये पर एकड़ सब्जी का दिया जाना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन अंतिल सोनीपत से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नितिन, एक बार फिर से गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार पर सवाल उठाया और इस बार भावांतर योजना और किसानों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए गए हैं, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और गुरनाम चडूनी सरकार को किसी भी मुद्दे पर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, और इसी के चलते जो गुरनाम चडूनी ने उन्होंने भावांतर योजना पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि सरकार कह रही है कि इस योजना के तहत किसानों को अच्छे दामों पर सब्जी बेचने को मिलेगी, लेकिन वो देख लें कि उनकी जो योजना है वो उदय मुँह गिर चुकी है और जो जिसके चलते लॉकडाउन है और सब्जी उगाने वाला किसान लगातार घाटे में है और 1 साल से समय बीत गया। उनको जो दाम मिलने चाहिए थे वो दाम नहीं मिल रहे हैं और 40,000 रुपए पर एकड़ के जो मुआवजे की मांग गुरनाम चडूनी के द्वारा की गई है। वहीं उनका ये भी कहना है कि बिजली निगम द्वारा किसानों को जो कनेक्शन दिए जा रहे हैं
जब वह एक राज्य में कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, मीटर लगाने जब पहुंचते हैं तो केबल नहीं होती, केबल होती तो मीटर नहीं होता, और अलग से जो दाम है वो भी वसूली किसानों पर जाते हैं। सरकार योजनाएं तो बनाती है, लेकिन जब किसानों तक पहुंचती है तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पर वो पहुंचती है तो किसानों के लिए वो समाप्त तक हो जाती है। सरकार इसके बारे में सोचे और जो किसानों को मिलना चाहिए उनको उन्हें दिलाए। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बार फिर से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, भावांतर योजना को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि सब्जी उगाने वाले किसानों को घाटा हो रहा है, सरकार की अनदेखी की वजह से खासा नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। और अब खबर करनाल से है। करनाल में घर को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दो पक्ष के लोगों ने एक दूसरे का सामान घर के बाहर फेंक दिया। दोनों पक्षों ने यहां पर जमकर बवाल भी काटा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाने की खासा कोशिशें भी की है। पुलिस के सामने ये पूरा विवाद चलता रहा, हंगामा चलता रहा। करनाल का ये पूरा मामला है जहां पर घर को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों का घर का सामान बाहर फेंक दिया, तो जमकर बवाल यहां पर काटा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला, लेकिन पुलिस के सामने भी लगातार हंगामा होता रहा। करनाल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि दो पक्षों ने यहां पर जमकर बवाल काटा है और एक दूसरे का घर का सामान भी बाहर फेंका है। दोनों पक्षों के बीच जमकर यहाँ पर तू मैमे हुई है। इस बीच पुलिस ने मोर्चा संभाला, लेकिन पुलिस के समझाने के बावजूद भी यहाँ पर ये लोग नहीं माने और विवाद यूं ही घंटों तक चलता रहा। रहने लगे यहाँ पे, अब रजिस्ट्री नहीं हो रही, रजिस्ट्री नहीं करानी। इस पे लोन आपने लिखित में बयाना लिया? सर इन्होंने कागज हमारे बंद कर दिए हैं और ये अब कह रही है मेरे को रजिस्ट्री नहीं करना। सर कमरों का इन्होंने ताला लगा दिया। तो कितने समय से रह रहे थे? 1.5 साल से। 1.5 साल से इस मकान में रह रहे हैं। तो सामान किसने बाहर निकाला? इन्होंने ऊपर से लड़के लेके आई है, पता नहीं कौन लेके आई है। 4 दिन का टाइम मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे, मैं भी किराए पे, मम्मी भी कर लिया, हम भी कर लिए। कभी तुम कहते हो तुम्हारा अपने, कभी कहते हो तुम किराए पे बैठे हो। इतनी वो पीछे का किराया मत कर, सारा कुछ पता है एसएचओ सर को, सारा रिपोर्ट है। एसपी सर गंगाराम हमसे झूठ बोल रहे हो। पीछे नहीं करते, रिटर्न में सर सब कुछ सबूत परेशान होगी। मैं क्या करूँ, बच्चे मेरे छोटे छोटे। मैं कहता हूँ इनका किराएदारों का कुछ मामला था जो कि मैंने अभी पूछताछ करेंगे इनसे थाना में जाने के लिए, इसीलिए बोला जा रहा था इनको कि भाई हम ताकि इनके आराम से बैठ के बात समझ सके, इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर सके, ताकि हमें पूरे मामले का तो पता चले। अब ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कितनी देर से हम बोल रहे हैं इनको कि भैया हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए। आगामी कार्रवाई क्या की जाएगी? एक पक्ष तो आप ले गए साथ में, इनकी तरफ से भी हम किसी न किसी को अपने साथ लेके जाएंगे ताकि हमें मामले। हिमांशु हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। हिमांशु, आपसे जानना चाहूंगी कि जमकर तू मैमे हुई है, लेकिन पूरा विवाद आखिर क्या कुछ है? ये एक मकान की रजिस्ट्री को लेकर ये कुसुम पूरा विवाद था। एक परिवार की तरफ से मकान बेचा जाता है, जब मकान बेचा जाता है तो दूसरा पक्ष जो है वो बयाना लिखवा लेता है और बयाने के 3 लाख रुपए दे देता है। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और मकान की रजिस्ट्री नहीं हो जाती है। लेकिन रजिस्ट्री से पहले ही वो परिवार घर पर रहना शुरू कर देता है जिनकी तरफ से बयाना दिया गया था। लेकिन जिनकी तरफ से मकान बेचा गया था, आज वो लोग अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचकर उनके घर का जो सामान है वो बाहर निकाल देते हैं और वहां पर जमकर हंगामा होता है, जमकर तू मैमे होती है। साथ ही साथ मारपीट की नौबत तक आ जाती है, क्योंकि घर के अंदर बच्चे थे और बचाव पक्ष और जो वहां पर दूसरा पक्ष था, दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे थे। आनन फानन में वहां पर पुलिस भी पहुंचती है, यानी कि पूरा जो थाना है वो वहां पर पहुंच जाता है। क्योंकि महिलाएं थी, महिलाएं आपस में लड़ रही थी, उन्हें समझाना बेहद ज्यादा जरूरी था और समझती हुई वो नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि मकान की रजिस्ट्री का मामला था, मकान के जो पैसों का लेन देन हुआ है उसका मामला था। फिलहाल दोनों ही पक्षों को पुलिस थाने ले जाती है, क्योंकि महिला पुलिस बाद में आती है, क्योंकि 1-1.5 घंटा लग जाता है वहीं पर लोगों को समझाते हुए, लेकिन कोई भी पक्ष मानने को तैयार नहीं होता है।
फिलहाल एक पक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द इसकी रजिस्ट्री हो जाए ताकि वो अपने घर पर रह सके, लेकिन जिस पक्ष ने मकान बेचा था वो फिलहाल अपनी रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहता है। उनका कहना है कि मकान के जो दाम है वो बढ़ गए हैं, इसलिए हम महंगे दाम पर इसको बेचेंगे और फिलहाल इस परिवार ने इस पर कब्जा किया हुआ है। तो फिलहाल पुलिस में मामला पहुंच चुका है और पूरे मामले जांच जारी है। जी हिमांशु, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जमकर तू मैं हुई है। कहा जा रहा है कि मकान को लेकर विवाद था और यही वजह है कि इस तरीके का हंगामा लोगों की तरफ से यहाँ पर किया गया। उतर के आए, एक दो करके इन्होंने अंदर कमरे में एंट्री करी, उसके बाद इन्होंने सामान फेंकना शुरू कर दिया। हरियाणा में ब्लैक फंगस का कहर लगातार जारी है। पानीपत की अगर बात की जाए तो 4 मरीजों की यहां पर पुष्टि हुई है। सरकारी अस्पताल में ओपीडी शुरू हुई और पहले ही दिन यहां पर 4 केस सामने आए हैं। चारों मरीजों को खानपुर पीजीआई रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी बात आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ अब ब्लैक फंगस भी अपना कहर बरपाता जा रहा है। पानीपत से ये मामला सामने आया है। 4 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद चारों मरीजों को खानपुर पीजीआई रेफर कर दिया गया है। तो सरकारी अस्पताल में ओपीडी शुरू हुई थी, पहले ही दिन 4 मरीज सामने आए और अब इन चारों ही मरीजों को खानपुर पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच। पानीपत की खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग जिलों से लगातार ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और इस बीच पानीपत से भी 4 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। सरकारी अस्पताल में ओपीडी शुरू हुई थी और पहले ही दिन यहां पर 4 केस भी सामने आ गए, जिन्हें खानपुर पीजीआई रेफर किया गया है। तो सुबह सैर करके आया तो मेरे को लग रहा था जैसे जो है ना मेरा मुंह थोड़ा टेढ़ा है, हल्का सा, तो बोलने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है और आंख में पानी आ रहा है। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ चेक करवाने आए तो डॉक्टर ने क्या कहा, वो कैसे क्या डॉक्टर चेक बहुत बढ़िया चेक किया जी, मैं खुश हूँ। क्या बीमारी बताई उन्होंने कहा भी आपको ब्लैक फंगस का डाउट है, फटाफट आप सीटी करवा कर वहाँ जाओ। ऐसे ब्लैक फंगस के जो मामले हैं सिविल अस्पताल में आज अभी तक 4 केसेस ओपीडी में रिपोर्ट हुए हैं जो पानीपत जिले के हैं और हमारा इसके साथ जो समन्वय है वो मेडिकल कॉलेज खानपुर के साथ है और हम इनका ट्रीटमेंट उनकी सहायता से उनकी गाइडेंस में किया जाता है और हमें अपने पेशेंट वहीं रेफर करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित भारद्वाज पानीपत से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि 4 केस सामने आए हैं तो किस तरीके की तैयारी और एहतियात यहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ती जा रही है? जी किस्म स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को अभी तक भी जो है पूरे आंकड़ों का नहीं पता है। आज तो सामने ये 4 केस आए हैं, ये सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आए थे, तब सामने पता चला कि ये एक ब्लैक फंगस के केस हैं। लेकिन बात करें पानीपत के निजी फंगस के केस, जिनका जो निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन हमारे पास लेकिन तैयारी आ गया है। कहीं ना कहीं सवालिया निशान पर भी अभी तक पूरे आंकड़े नहीं है। कहने को तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं, लेकिन जो आज ये 4 मरीज आए थे इनको भी स्वास्थ्य विभाग ने खानपुर पीजीआई मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, क्योंकि पानीपत के ब्लैक फंगस के मरीजों का कोई इलाज नहीं हो रहा। जी सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 4 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिन्हें इलाज के लिए खानपुर पीजीआई रेफर कर दिया गया। ये जा रहा है कि पूरी एहतियात बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि 4 मरीजों के साथ साथ अंदेशा जताया जा रहा है कि और लोगों में भी ब्लैक फंगस हो सकता है। तो हरियाणा में ब्लैक फंगस ने टेंशन बढ़ा दी है। गुरुग्राम में भी ब्लैक फंगस के 156 मामले अब तक हो चुके हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक 340 केस हो चुके हैं। गुरुग्राम में ब्लैक फंगस की वजह से 5 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। 4 मृतक कोरोना पीड़ित थे। इसमें जांच लगातार जारी है ब्लैक फंगस के मामलों को लेकर। बड़ी बात यह है कि अलग अलग जिलों से ब्लैक फंगस के केस सामने आ रहे हैं। अभी हमने आपको पानीपत की भी खबर दिखाई, जहां पर 4 केस सामने आ रहे हैं और गुरुग्राम से भी अब तक कई केस सामने आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि लोगों की जिंदगी भी अब ब्लैक फंगस की वजह से खत्म होती जा रही है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार की तरफ से इसे महामारी भी घोषित किया जा चुका है और अब गुरुग्राम में ब्लैक फंगस के अब तक कुल 156 मामले हो चुके हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के अगर टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो 340 केस हो चुके हैं और अकेले गुरुग्राम में ही अब तक 5 लोगों की मौत इससे हो चुकी है।
करनाल से एक और खबर आपके सामने। करनाल में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई। इंद्री में 3 दिन बीतने के बाद भी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है। वैक्सीन की कमी की वजह से यहां पर लोगों में रोष देखा जा रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दावे यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लोग गुस्से में हैं। वैक्सीन लगवाए बिना ही वापस लौट रहे हैं लोग, जिनमें खासा रोष भी देखा जा रहा है। तो करनाल सीएम सिटी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर वैक्सीन खत्म हो गई। इंद्री में 3 दिन बीतने के बावजूद कोरोना की वैक्सीन नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों में खासा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में यहां पर वैक्सीन लगाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर खाली हाथ वापस लौटने को यहां पर लोगों को मजबूर है। तो करनाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कोरोना की वैक्सीन नहीं पहुंच रही है। सीएम सिटी ये है, इंद्री में 3 दिन बीतने के बावजूद भी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है और वैक्सीन की कमी की वजह से खासा गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। एक पहली डोज तो हमारे को 45 एबो वाली लग चुकी है और अभी हमारा सेकंड डोज का टाइम था, बट अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है वैक्सीन। जैसी अवेलेबल होगी डिपार्टमेंटल तौर पे भी कम्युनिकेशन जारी है और जैसे भी होगी वो लगवा लेंगे सभी को। तो कितने दिनों से वैक्सीन नहीं है पता लगा आप लोगों? हम लगातार 4 दिन से ट्राई कर रहे हैं और पूछताछ भी कर रहे हैं, अभी नहीं है। जैसी आएगी बता रहे हैं कि भी आने वाली है, जैसी आएगी इंटीमेट आपको कर देंगे और लगा देंगे। तो लॉकडाउन में गरीब तबके पर बड़ी मार पड़ी है। दादरी में मजदूरों को नहीं मिल रहा है काम, मजदूरों को भूखमरी भी सताने लगी है। इसके साथ ही भूख की मार के आगे कई मजदूर लगातार डरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन और रेड क्रॉस ने भोजन का इंतजाम किया है। तो लॉकडाउन लगा, जिसके बाद प्रवासी मजदूरों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। और इस बीच बड़ी बात यह है कि काम नहीं है और यही वजह है कि अब भूखमरी की नौबत आ चुकी है। दादरी में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, मजदूरों को भूखमरी का डर सताने लगा है। भूख की मार के आगे हर कोई अब डरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच प्रशासन और रेड क्रॉस की तरफ से ऐसे मजदूरों के लिए भोजन का इंतजाम किया गया है। ये लॉकडाउन लगा है, ये समय तक ये लॉकडाउन लगा है, ये चूल्हा नहीं जला है, ये फलाने के ये कहीं के नहीं, ये दादरी के लोग है, ये खाना देता है, ये खाना नहीं देता तो हम मर जाते, भूखे मरते। ये खाना दे रिया है, ये दो बार खाना दे रिया है। हम नाथ समाज के हैं, ये हमारा परिवार पड़े है, ये हम हर काम धंधा करते हैं। हमारी लॉकडाउन के मारे हुए हमारा काम फेल हो रहा है और भूखे तरह से ये लॉकडाउन में हम फंसे हुए हैं। दादरी शहर के अंदर ये अपने जो सुविधा जो कर रहे हैं तो है, जिससे हमारे को एक दो बार भोजन मिल जाता है। खाने के लिए हमारे यहाँ समाज सेवी संस्था है पुष्पों की दीवार, रेड क्रॉस उसके साथ मिलके डेली करीबन 250-300 लोगों को सुबह शाम का खाना मुहैया करा रहे हैं। और जो भी हमारे नोटिस में आता है, जिसकी भी डिमांड आती है, हम खाना उनको मुहैया कराते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।